वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी सोशोलॉजी के पेपर 2 का भी मॉडल पेपर दे दीजिए। हालांकि इससे पहले इसका मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो मैंने दे रखी है, प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा। लेकिन आप लोगों के इतने कमेंट आ गए कि मुझे जो है ये मॉडल पेपर बिल्कुल बनाना ही पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो। बहुत ही रिसर्च करी है इस वीडियो के पीछे मैंने, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा है। और यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आज देखने को आपको मिलेंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का जो पेपर लगा हुआ है उसमें आप देखेंगे तो यही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए देखते हैं सोशियोलॉजी के पेपर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। वैसे सोशियोलॉजी बीए 5th सेमेस्टर में आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस पढ़ना होता है, यानी सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में शोध विधियां या अनुसंधान, ये आपको जानना होता है। तो कौन कौन से प्रश्न इससे आते हैं इसके बारे में हम बहुत ही बारीकी के साथ अध्ययन करेंगे। चलिए चर्चा करने का प्रयास करते बिना समय गंवाए हुए। आज ही आपका पेपर है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग बहुत बहुत। चलिए, समाजशास्त्र बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर 2024 का मॉडल पेपर है, 25 की परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। सामाजिक विज्ञान की शोध विधियां यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस, 3 खंडों में पेपर बटा हुआ होगा। ये सब आप जानते हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। सभी दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आज रात में मतलब कल रात में मैं लाइव नहीं दे पाया आपको, क्योंकि ऑलरेडी 3-4 क्लासेस लगी थी, तो इसलिए मैं नहीं समय निकाल पाया। लेकिन हमने सोचा कि बिल्कुल आपकी परीक्षा जो है शाम मीटिंग में है, तो आपको सुबह दे दिया जाएगा, तो एक रिवीजन के तौर पर आप इसको ले लेंगे। देखिए पहला प्रश्न, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए। सामाजिक अनुसंधान क्या होता है? सामाजिक अनुसंधान सोशल रिसर्च कहते हैं अंग्रेजी में। तो सामाजिक अनुसंधान सामाजिक जीवन, सामाजिक संबंधों, सामाजिक घटनाओं और जो सामाजिक तथ्य होते हैं उनके कारणों, अंतर संबंधों, प्रक्रियाओं, इन सभी का क्या करता है? साइंटिफिक अध्ययन करता है, मतलब वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है, उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस करता है। यानी सामाजिक अनुसंधान जो सामाजिक जीवन है उसका, सामाजिक संबंधों का, घटनाओं का, तथ्यों के कारणों का, अंतर संबंधों का, प्रक्रियाओं का, इन सभी का वैज्ञानिक अध्ययन करता है और उसका विश्लेषण भी करता है। यानी कि साइंटिफिक जो है स्टडी तो करता है, स्टडी के साथ साथ वो एनालिसिस भी करता है। मतलब कि जो जितने भी चाहे सामाजिक जीवन की बात की है, तमाम प्रकार के सामाजिक संबंध होते हैं, उन संबंधों की बात करें, तमाम प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं के बारे में हुआ, या कोई जो है तथ्य है, कोई फैक्ट है, तो उस फैक्ट का क्या कारण रहा है, इन सभी को जानने का प्रयास करता है सामाजिक अनुसंधान। सामाजिक अनुसंधान मुख्य रूप से एक खोज होती है, ठीक है, एक शोध होता है सामाजिक अनुसंधान, जो समाज के क्षेत्र में किया जाता है। रेमैन और मोरी के शब्दों में अगर मैं बताऊं तो कहते हैं कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित, यानी कि एकदम से एक क्रमबद्ध तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से जब हम प्रयत्न करते हैं, किसके लिए प्रयत्न करते हैं? नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए। किसी क्षेत्र में हमको नया ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसी नए ज्ञान की प्राप्त करने के लिए जब हम कई बार प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, तो उसी प्रयत्न को, उसी प्रयास को हम अनुसंधान कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। किसके क्षेत्र में? जब हम समाज के क्षेत्र में कोई नया काम, नई कोई विषय वस्तु या नया कोई फैक्ट या नई कोई जानकारी खोजने का प्रयास करते हैं, तो वही प्रयास हमारा अनुसंधान होता है, रिसर्च होता है, शोध होता है। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि मनुष्य, आपको बता दूं कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी होता है। उसके अंदर हर एक चीज को लेकर के क्या, कैसे, क्यों, कब, तमाम प्रकार के प्रश्न हमेशा उठा करते किसी भी चीज को देखने के बाद में। तो उसी क्या, क्यों, कैसे, इन्हीं सभी की खोज करना होता है अनुसंधान। अब वो क्या, क्यों, कैसे, कब, ये समाज के क्षेत्र में होता है। ठीक है, यानी वो पहलू जो समाज से रिलेटेड है, उनमें ये तमाम प्रकार के प्रश्नावली जो चिन्ह, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह है, वो खड़े होते हैं, और उन्हीं प्रश्नवाचक चिन्हों के एक उत्तर के लिए जो है, जो व्यक्ति प्रक्रियाएं करते हैं, वही खोज होती है, वही अनुसंधान होती है। कुल मिलाकर के नवीन तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न होता है। सामाजिक अनुसंधान उन मानवीय क्रियाओं की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा हमें सामाजिक घटनाओं और इसके कारकों के बारे में, यानी सामाजिक घटनाएं क्यों घटती हैं, उनके संबंधों के बारे में, कि मतलब क्या संबंध है इसकी सामाजिकता से, तो इन सभी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। लुंडबर्ग महोदय कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण होता है। अवलोकित मतलब जो हमको दिख रही है, उसी का संभावित मतलब कि एक संभावित मतलब समझ रहे हैं कि मतलब कि पूरा सत्य नहीं होता है, लेकिन फिर भी वही चीज आनी होती। तो संभावित वर्गीकरण, साधारणीकरण, साधारणीकरण मतलब होता है उसका नियम बनाना उसके बारे में, ठीक है, किसी घटना के बारे में या किसी घटना को लेकर के कोई नियम बनाना, या ठीक है,
कोई जो है सिद्धांत का निर्माण करना, वो होता है सादरीकरण, उसका सत्यापन मतलब उस नियम को प्रतिपादित करवाना। करते हुए पर्याप्त कर्मी, विषयक और व्यवस्थित पद्धति ही एक प्रकार से शोध होती है, यानी सामाजिक अनुसंधान के बाद में साधारणीकरण के द्वारा सामाजिक नियमों का सत्यापन होता है, सामाजिक क्रियाकलापों का सत्यापन होता है। कुल मिलाकर के अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ठीक है? तो इस तरीके से आपने सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा आपको लिख देनी है। बड़े आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि सामाजिक अनुसंधान होता क्या है। समझ में आई चीजें? तो सामाजिक अनुसंधान जो है आपके समझ में आ गया होगा कि सामाजिक अनुसंधान होता क्या है। एक खोज होती है, एक नई जानकारी की प्राप्ति के लिए एक प्रयास होता है। ओके, आगे देखिए दूसरा प्रश्न है, निदर्शन या प्रतिचयन क्या है? निदर्शन प्रणाली जो होती है या पद्धति जो होती है, एक ऐसी प्रणाली होती है निदर्शन पद्धति। निदर्शन एक मेथड है, एक ऐसा मेथड है जिससे हम समग्र में से सावधानी पूर्वक कुछ ऐसी इकाइयों को चुन लेते हैं जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करती हूँ। मतलब कि जैसे मैंने कई बार आपको उदाहरण दिया होगा दूध का। जैसे दूध क्या होता है, 1 ड्राम दूध रखा हुआ है, अब उस दूध की क्वालिटी को हमको मापना है, तो कैसे मापेंगे? पूरा ड्राम के दूध की क्वालिटी को यानी उसके फैट को निकालना है, तो आप पूरे ड्राम का फैट निकालोगे ना। आप एक जो है छोटी सी डिब्बी में क्या करेंगे, थोड़ा सा दूध ले लेंगे और वो दूध मशीन में लगाएंगे, मशीन बता देगी थोड़ा सा सैंपल। तो सैंपलिंग वाली जो प्रक्रिया होती है, यानी कि उसी सैंपल के माध्यम से, जैसे आपकी मलेरिया वगैरह चेक करते तो क्या आपकी सारी शरीर का चेकअप होता है? नहीं होता है। थोड़ा सा खून आपके जो है नस से निकाल लेते हैं आपके हाथों से और उसी खून का चेकअप कर लेते हैं। उसी खून को चेक करके आपके शरीर में कौन सी बीमारी है उसका पता लगा लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं चीज़ों को ना? तो वही आपके खून का एक कतरा, खून की एक इकाई उसने निकाला डॉक्टर ने और उसने आपके बारे में बता दिया कि आपको ये बीमारी है। तो आपके संपूर्ण शरीर के बारे में बताया ना उसने, किसके माध्यम से? छोटे से खून, मतलब थोड़े से खून के माध्यम से। तो ये होता है प्रतिचयन या फिर निदर्शन, मतलब कि एक बड़ी सामग्री विषय वस्तु है, उसके बारे में जानकारी हमको ग्रहण करनी है। अब उसके बारे में जानकारी ग्रहण करनी तो हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे एरिया से थोड़ा सा चीज़ हम उनमें से कुछ चीज़ों को छाड़ लेंगे और उन्हीं का अध्ययन कर लेंगे, फिर पता चलेगा। जैसे कि आप देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मान लेते हैं अयोध्या में आए, इस समय राम मंदिर बन रहा है, अयोध्या में आकर के जो है मीडिया वाले जो होते हैं, मान लेते 10 लोगों से उन्होंने बातचीत करा और कहा कि भाई जो है आपको कैसा लग रहा है, राम मंदिर बन रहा है, तो सभी लोग अगर बोलेंगे जैसा बोलेंगे, 10-12 लोगों के से पूछ लिया जो अयोध्या में है, ठीक है। अब क्या 10-12 लोगों से पूछ लिया उन्होंने, तो क्या सारी अयोध्या उन्हीं 10-12 लोगों के द्वारा ही एक प्रकार से जानी जाती है? नहीं जानी जाती है। अयोध्या में और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो क्या सभी का इंटरव्यू एक व्यक्ति लेता है न्यूज़ वाला? नहीं लेता है। कुछ व्यक्तियों का लोग मतलब इंटरव्यू लेता है और उसके बाद में उन्हीं कुछ लोगों के आधार पर अयोध्या का एक प्रकार से मूल्यांकन कर लेते हैं कि अयोध्या की मानसिकता कैसी है, अयोध्या के लोग कैसा सोचते हैं किसी मुद्दे के प्रति। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो ये होता है आपका प्रतिचयन यानी कि निदर्शन। निश्चित तौर पर आपके समझ में आया हुआ होगा। देखिए गुडे और हार्ट कहते हैं कि एक निदर्शन, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, एक विस्तृत समूह का प्रतिनिधि होता है, एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करता है प्रतिचयन या निदर्शन। ठीक है। श्रीमती किम्बल यंग कहती हैं कि एक सांख्यिकी निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का एक अति लघु चित्र होता है, छोटा सा रूप होता है, जिसमें कि या जिसमें से निदर्शन को प्राप्त किया जाता है। कुल मिलाकर के स्पष्ट है कि निदर्शन जो होता है वो संपूर्ण या समग्र या संपूर्ण का, संपूर्ण समूह का, संपूर्ण चीजों का, समग्र का एक छोटा सा भाग होता है, जो अपने इस छोटे से रूप में भी संपूर्ण या समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता है। वास्तव में निदर्शन सदैव समग्र की अपेक्षा छोटा होता है और समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें समग्र की विशेषताएं सारी की सारी पाई जाती हैं। जैसे कि थोड़ा सा दूध की क्वालिटी फैट नाप लिया, पूरे ड्राम का क्वालिटी मतलब दूध की बारे में, क्वालिटी के बारे में पता चल गया कि भाई दूध की क्वालिटी क्या है, कितना फैट है पूरे ड्राम का। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये होता है प्रतिचयन या निदर्शन। निश्चित तौर पर आपके समझ में आया होगा। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को अंग्रेजी में कहा जाता है केस स्टडी मेथड। केस स्टडी आप देखे होंगे कि बहुत सारे विद्वान लोग या बहुत सारे न्यूज वगैरह के जो एंकर होते हैं केस स्टडी करते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी हाल ही फिलहाल के दिनों में चर्चा में रहे विवेक बिंद्रा जी को, वो केस स्टडी करते थे। केस स्टडी आपने अगर उनके यूट्यूब वीडियोस को देखा होगा तो वहाँ पर केस स्टडी करके वो पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में, जब किसी व्यक्ति के बारे में जो फेमस व्यक्ति है,
फेमस पर्सनालिटी कोई है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, कोई प्रसिद्ध वस्तु है या कोई प्रसिद्ध समूह है, कोई प्रसिद्ध इकाई है। तो जब आप किसी प्रसिद्ध व्यक्ति में और पर्सनल चीज़ों पर, किसी एक चीज़ों पर, चाहे एक समूह की बात हो, एक देश की बात हो या एक इकाई की बात हो, चाहे एक संस्था की बात हो, एक समूह की बात हो, एक व्यक्ति की बात हो, एक समुदाय की बात हो, एक जाति की बात हो, एक राष्ट्र की बात हो, एक सांस्कृतिक क्षेत्र की बात हो, ठीक है, इतिहास के कोई युग की बात हो, तो जब उसका आप पर्टिकुलर अध्ययन करते हैं तो वही केस स्टडी कही जाती है, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति वही कही जाती है। आपके समझ में आया हुआ होगा। जब कोई व्यक्ति अत्यंत सूक्ष्म और व्यापक और गहन अध्ययन करता है किसका, किसी भी सामाजिक इकाई का, एक व्यक्ति का, एक समूह का, एक संस्था का, एक समुदाय, एक जाति, एक राष्ट्र का, एक किसी ऐतिहासिक युग की बात कर ले आप, किसी हिंदी साहित्य के एक युग की बात कर ले, किसी सांस्कृतिक क्षेत्र की आप बात कर ले, तो जब इस किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है वो, तो वही होती है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। गुडे और हार्ट कहते हैं कि यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक विधि या मेथड होता है ताकि अध्ययन की जाने वाली सामाजिक वस्तु के वैज्ञानिक गुण संरक्षित या सुरक्षित रह सके। पीबी यंग कहते हैं कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई के जीवन की खोज या विवेचना की पद्धति है, भले ही वह एक इकाई के बारे में या एक व्यक्ति के बारे में हो, एक परिवार के बारे में हो, एक संस्था के बारे में हो, एक सांस्कृतिक समूह के बारे में हो या या संपूर्ण समुदाय के बारे में हो। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सामाजिक वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति बहुत ही प्राचीन पद्धति है और केस स्टडी मेथड जो है ये किसी एक राष्ट्र, एक संस्था, एक समुदाय का पर्टिकुलर अध्ययन करता है, व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन करता है, वो होती है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है, प्रश्नावली किसे कहते हैं? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है प्रश्नावली, बताने का प्रयास करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्नावली के बारे में। प्रश्नावली क्या होती है भाई? देखिए प्रश्नावली से मतलब क्या होता है? प्रश्नावली, प्रश्नों की उस क्रमबद्ध तालिका को प्रश्नावली कहते हैं जो विषय वस्तु संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करने में मदद करती है, और इस प्रणाली का उपयोग हम बड़े क्षेत्र के अध्ययन में करते हैं। किसी बड़े क्षेत्र का अगर हमको उसके बारे में जानना है, शोध करना है, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं? प्रश्नावली बनाते हैं। कैथरीन कैरेट के अनुसार अगर देखें तो प्रश्नावली की रचना दो उद्देश्यों से व्यक्ति करता है। पहला तो सही संदेश वाहन के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई संदेश भेजना, तो उसके लिए प्रश्नावली सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। दूसरी बात, सही उत्तर प्राप्त करने के लिए। सही संदेश वाहन की प्राप्ति उस समय मान ली जाती है जब सूचनादाता सर्वेक्षण के उद्देश्य को समझ जाता है कि भाई किस उद्देश्य से ये प्रश्न हमारे पास भेजा गया। सही उत्तर की उपलब्धि उस समय मान ली जाती है जब उनसे आवश्यक सूचना प्राप्त हो जाए, जो हम चाह रहे हैं वो हमको मिल जाए। जैसे मान लेते हैं आपको एग्जाम में आपके समक्ष एक प्रश्नावली आएगी, एक पेपर आएगा। अब उस पेपर में जो एग्जामिनर ने जिस उद्देश्य से पेपर बनाया है, अगर उस उद्देश्य को आप पकड़ पा रहे हैं, उस उद्देश्य के हिसाब से आपने उत्तर लिखा और एग्जामिनर ने आपकी कॉपी को पढ़ा, तो आपको बढ़िया नंबर देगा। एग्जामिनर जो चाह रहा है उसको वही मिल जाएगा, वो 100% नंबर देगा। लेकिन एग्जामिनर जो नहीं चाह रहा है और आप भले ही उत्तर सही लिख रहे हैं, एग्जामिनर को लग रहा है कि ये उत्तर जो है वो चाह रहा था वो नहीं है, तो आपको नंबर कम मिल सकता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? बहुत ऊंची बात बता रहा हूँ, ये मैं अंदर की बातें आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं उनका एक उद्देश्य होता है, तो प्रश्नावली का भी उद्देश्य होता है सही उत्तर और सही संदेश वाहन। क्लियर? जॉर्ज लुंडबर्ग कहते हैं कि मूल रूप से प्रश्नावली प्रेरणाओं का, मोटिवेशंस का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है मोटिवेशंस का, प्रश्नावली, जिसके द्वारा शिक्षित लोग क्या करते हैं? इन प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का अनुभव करने के लिए प्रकट करते हैं प्रश्नावली को। तो ये होती है प्रश्नावली। निश्चित तौर पर प्रश्नावली के बारे में आपने समझ में आ गया होगा कि प्रश्नावली होती क्या है। ठीक है, प्रश्नावली समझ में आ गया क्या होता है? प्रश्नावली एक प्रकार से क्या होती है? प्रश्नावली द्वारा विस्तृत क्षेत्र से सूचना प्राप्त की जा सकती है। प्रश्नावली के द्वारा अन्य भौगोलिक क्षेत्रों के उन व्यक्तियों की से सूचना आप ले सकते हैं जहां आप नहीं पहुंच सकते हैं, वहां के बारे में भी आप प्रश्नावली के माध्यम से जानकारी इकट्ठा कर पाते हैं। प्रश्नावली के द्वारा गोपनीयता की रक्षा करते हुए भी सूचना आप प्राप्त कर सकते हैं, जो अन्य साधनों से संभव नहीं है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को पर्याप्त समय मिलता है और इसलिए व्यक्ति सोच विचार कर उचित उत्तर दे सकता है। आप प्रश्न भेज दें और प्रश्न का उत्तर जो है वो भेज देगा आपको। प्रश्नावली द्वारा साक्षात्कार के दोषों से आप बचा जा सकता है। एक उत्तम प्रश्नावली व्यापक क्षेत्रों को समझते हुए ही मतलब संक्षिप्त होती है।
इसके अलावा प्रश्नावली की छपाई आकर्षक होती है तथा निर्देश पूर्ण रूप से स्पष्ट होते हैं। प्रश्नावली में ये महत्वपूर्ण प्रश्न स्पष्ट रूप से विश्लेषित होते हैं तथा एक प्रश्न में एक ही विचार निहित होते हैं, अलग विचार नहीं निहित होते, नहीं तो फिर भ्रमित हो जाएगा व्यक्ति जो उत्तर देने वाला होगा। ठीक है, तो प्रश्नावली में समुचित व्यवस्थापन और विश्लेषण की व्यवस्था या सुविधा के लिए प्रश्न श्रेणियों में अलग अलग बटे रहते हैं, ताकि जो प्रश्न समझने वाला है वो अच्छे तरीके से प्रश्न को समझ ले, और जो है एक प्रकार से जो उत्तर देने वाला है प्रश्नों को जब समझ पा लेगा तभी उत्तर वो सही से दे पाएगा। तो उत्तम प्रश्नावली के प्रश्न वस्तुनिष्ठ होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं। क्लियर? प्रश्नों का क्रम सुगम से कठिन और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, और इसमें प्रश्न ऐसे होते हैं जिससे उत्तरदाता क्षुब्ध ना हो उठे। ठीक है, और अच्छी प्रश्नावली के व्यवस्थापन सारणीयन और सांख्यिकीय विश्लेषण सुविधाजनक होता है। अच्छी प्रश्नावली विश्वसनीय और वैध होती है। कुल मिलाकर के ये प्रश्नावली होती है। क्लियर? तो प्रश्नावली का निर्माण में अत्यधिक सावधानी बरतने की जरूरत होती, क्योंकि इस विधि में स्वयं सूचनादाताओं पर ही उत्तर देने का उत्तरदायित्व होता है। इसलिए प्रश्नावली बनाते समय हमको कई बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि प्रश्नों के निर्माण में विषय से संबंधित अनुसंधानकर्ता के पूर्व अनुभवों का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा विषय से संबंधित पूर्व अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके अलावा विषय से रिलेटेड जो विशेषज्ञ हैं, जो आपके मित्र हैं, जो विषय के बारे में अच्छा जानते हैं, उनके ज्ञान का भी प्रश्नों के निर्माण में उपयोग आप कर सकते हैं। प्रश्न बना रहे हैं आप किसी मुद्दे को लेकर के कि इसके इस मुद्दे को और किन प्रश्नों के माध्यम से इसको हम टैकल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो स्थानीय परिस्थितियों के बारे में आपको विशिष्ट ज्ञान रखने की ज़रूरत होती है, और ऐसे ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के ज्ञान का प्रयोग करके आप प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं। तो ये प्रश्नावली से रिलेटेड कुछ बातें होती हैं जो मैंने आपको बताई। तो किसी आप सूचना कोई कर रहे हैं, तो आप उन मुद्दों को लेकर के कोई आप शोध कर रहे हैं, तो शोध में प्रश्नावली बनाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके कारण से आपको जो मतलब कि चाहिए वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है। यानी कि जो चीज़ आप जिन उद्देश्यों से आप शोध करना चाहते हैं, अगर उन उद्देश्यों को पूरा करना चाहते हैं, तो पहले आप एक प्रश्न का निर्माण कर लें, प्रश्नावली बना लें, ताकि क्या हो जाए कि आपको पता हो कि हमको आगे क्या-क्या करना है और किन-किन प्रश्नों का उत्तर या जवाब ढूँढना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। माध्य क्या है? माध्य बोले या समांतर माध्य बोले, बात एक ही होता है। माध्य को अंग्रेजी में मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? माध्यिका को मीडियन बोलते हैं, माध्यिका को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। माध्य का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? सिग्मा एक्स बटे यन। ठीक है, यानी कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या जो होती है वही होती है समांतर माध्य। अभी मैं उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊं, जैसे कि माध्य निकालने को लेकर के मान लेते हैं कोई श्रृंखला दी जाएगी। ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने दिया 1 2 3 4 और 5 दे दिया। ठीक है, अब इसका माध्य निकालना दी गई श्रेणी में। ऐसे और लंबी श्रेणी आपको दे सकता है, कठिन श्रेणी दे सकता है। तो सबसे पहले मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ कैसे हल करना होता है माध्य को। यहाँ पर करना क्या है, सीधे सीधे माध्य का मतलब होता है कि जितनी संख्याएं दी गई श्रेणी की उन सभी को आपस में जोड़ लें। तो 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 3 6 4 10 और 5 15, 15 यहाँ पर है। और कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 संख्या कुल मिलाकर के। तो यानी इन कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यानी 15 संख्याओं का योग हो गया। कुल संख्या कितनी है, 5 संख्याएं हैं, तो 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी 3 जो आए है, यही 3 आपका क्या है, समांतर माध्य है। ठीक है, दी गई श्रेणी का माध्य क्या है, 3 है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो ये होता है आपका माध्य। माध्य की परिभाषा अपने अपने हिसाब से विद्वानों ने दी है। माध्य किसे कहते हैं? माध्य की परिभाषा किंग महोदय ने दी। कहा कि समंक माला में या समंक माला के पदों के जोड़ में उनकी संख्या के द्वारा भाग देने से जो राशि प्राप्त होती है उसको ही माध्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो मैंने आपको बताया। वही चीज़ ये भी कह रहे हैं। घोष और चौधरी कह रहे हैं कि माध्य जो है एक ऐसी अकेली सरल अभिव्यक्ति होती जिसमें एक जटिल समूह या विशाल संख्या का एक वास्तविक परिणाम या सार जो होते हैं वो केंद्रित होते हैं वही मान। ठीक है, उसके मतलब एकदम से मध्य की संख्या होती है, या जिसको अगर उस संख्या को आप पा जाएंगे तो उस श्रेणी के जितने भी लोग हैं उनमें बराबर बराबर बांट देंगे, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। तो एवरेज जो होता है बराबर बराबर भागों में बांटना ही होता है। ऐसे जब आप माध्य निकाल लेते हैं किसी श्रेणी का, तो आपको पता चल जाता है कि ये वो संख्या है जो कि अगर हम इसके इन्हीं संख्याओं से बराबर बराबर बांटे तो आपको पांचों लोगों में बांट देंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था 1 2 3 4 5 बताया था ना, तो आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 बटे 5, 5 3 15, यानी 3 रुपया अगर मान लेते 5 लोग हैं और 15 रुपया है, तो 3 रुपया देंगे तो पांचों लोगों में बराबर बढ़ जाएगा। मान लेते हैं ए के पास 1 रुपया था,
बी के पास 2 रुपया था, सी के पास 3 रुपया था, डी के पास 4 रुपया था और जो है ई के पास 5 रुपया था। अब आपसे कह रहा है कि ए ऐसी कौन सी संख्या मतलब कि इनमें से ए बी सी डी को कितना रुपया दिया जाए जिससे सभी का मान बराबर हो जाए। तो आप देखेंगे कितना रुपया देंगे, 3-3 रुपया देंगे ताकि सभी लोगों को बराबर मिल जाए। क्यों देंगे? चूंकि अगर मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर 5 रुपया मतलब 15 सबको जोड़ लेंगे, सभी को जोड़ेंगे 15 होगा, 5 से भाग देंगे, चूंकि 5 लोगों में बांटना है तो 5 तेई 15, 3-3 रुपया सबको देंगे, बराबर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ई के पास कितना रुपया था, 5 था, तो मान लेते हैं यहाँ से 2 रुपया निकल गया, ठीक है, 2 रुपया यहाँ से निकल गया और यहाँ पर चला आया, ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 हो गए इसके पास और इसके पास भी 3 बचा। अब यहाँ से कितना निकलेगा, 1 निकला, यहाँ से 1 निकला और यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा और यहाँ पर भी 3 हो गया। ऐसे 3 इसमें था ही, तो समझ रहे हैं ना, सबको 3-3 बढ़ जाएगा। तो यही होता है समांतर माध्य या माध्य, ठीक है। क्लार्क और सैकाडे कहते हैं कि माध्य संपूर्ण संख्याओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एकमात्र संख्या को प्राप्त करने का प्रयत्न होता है, जो मैंने आपको बताया। माध्यिका क्या होती है? माध्यिका जो होती है, जब किसी समंक माला को आरोही या अवरोही क्रम में रख करके मध्य पद को ज्ञात किया जाता है, तब उसे उस मध्य पद के मूल्य को ही माध्यिका या मध्यांक या मीडियन कहते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे किसी परिवार में 9 सदस्यों को उसकी आयु के अनुसार खड़ा कर दिया जाए तो 5वें सदस्य की आयु जो होगी वो माध्यिका कहलाएगी। मान लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये है 1, 2, 3, 4 इधर कर दो, 1, 2, 3, 4 इधर कर दो, तो 5वां जो व्यक्ति होगा वही माध्यिका यानी मध्य का मतलब कि ये होगा मध्यमान, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है जानते हैं? इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है n+1/2वां पद, ठीक है। अब पूरी संख्या दी गई थी, n कितना था इसमें? इसमें कितना था? 9 संख्या में 9 n था, 9 1 कितना हो जाएगा? 10, 10/2, ठीक है। तो 2 पंचे 10, पानी 5वां जो पद होगा वही होगा, 5वें नंबर 5 था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वही। तो माध्य होता है, माध्यिका मैंने बता दी। सामाजिक अनुसंधान के चरण बताएं। सामाजिक अनुसंधान के कितने चरण होते हैं? बताइएगा। सामाजिक अनुसंधान के कई चरण हैं वैसे तो मैं अगर बताऊं। देखिए, सबसे पहला, किसी सामाजिक अनुसंधान को करने से पहले आपके पास सबसे पहली बात, जिस क्षेत्र में या जिस विषय में आपको शोध करना उस विषय का चुनाव कर लें। सबसे पहला होता है विषय का निर्वाचन करना कि किस विषय में हमको शोध करना है, किस विषय में अनुसंधान करना है। पहला चरण होता है कि उस विषय का निर्धारण कर लें, उस विषय का चुनाव कर लें। दूसरी बात होता है अनुसंधान के क्षेत्र का निर्धारण कर लें, कहाँ पर हमको रिसर्च करना है, कहाँ पर शोध करना है, वो क्षेत्र अपना बता दें, मतलब पहले से क्लियर कर लें कि हमको कहाँ कहाँ शोध करना है, किन क्षेत्रों में करना है। तीसरी बात, तीसरे नंबर पर आता है साहित्य का पुनरावलोकन, यानी कि दोबारा से उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें पहले से हमको मिली हुई हैं उनके बारे में हम जानकारी ग्रहण कर लें। उससे रिलेटेड जो भी साहित्य में चीज़ें लिखी गई हैं उसको हम फिर से एक बार पढ़ लें, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें मतलब जानकारी में हो जाए कि इसके बारे में क्या शोध हो चुकी है, क्या नहीं हो चुकी है। चौथा जो चरण होता है सामाजिक अनुसंधान का, वो होता है क्षेत्रीय सर्वेक्षण, यानी उस क्षेत्र का सर्वे कर लें जिस क्षेत्र में आपको यह करना है, ठीक है, रिसर्च या शोध करना है। जिस मुद्दे पर आप रिसर्च करना चाहते हैं उस मुद्दे के बारे में पहले जानकारी इकट्ठा कर लें, उसका सर्वे कर लें, उसको अच्छे तरीके से समझ लें। इसके अलावा इकाइयों को निर्धारित एवं परिभाषित कर लें, जिन मतलब आप पहले जो जिस मुद्दे पर आपको सर्वे करना है उसकी कई इकाइयों में उसको बांट लें। बांटने के बाद में उसकी जितनी भी इकाइयाँ हैं आपके शोध की, उन सभी को पहले से परिभाषित कर दें कि इन इकाइयों का परिभाषा क्या है, इन इकाइयों का मतलब क्या है, ठीक है। इसके अलावा छठे नंबर पर चरण आता है आपका प्राक कल्पना का निर्माण करना। प्राक कल्पना मतलब एक सांचा बना लेना। सांचा समझ रहे हो ना? जैसे ईंट बनाने से पहले एक सांचा बनाया जाता है, ऐसे ही कोई मूर्ति बनाने से पहले एक सांचा बनाया जाता है, उसी सांचे में ढाला जाता है। तो ऐसे ही प्राक कल्पना जो होती है, पहले से एक नियम बना लेना, पहले से एक ब्यौरा या एक नक्शा, एक ऐसे बोलेंगे कि एक, जैसे पहले आप बचपन में कला बनाते थे तो पहले पेंसिल से आप जो है डाट डाट करके बनाते थे, फिर उसके बाद में उस पर चढ़ाते थे, तो पहले समझ लीजिए सांचा बना लेते थे वो, ठीक है। तो प्राक कल्पना का मतलब होता है एक सांचा बना लेना, ठीक है। तो पहले सांचा बनाएंगे कि किन किन मुद्दों पर मतलब कैसे कैसे हमको शोध करना है, पूरा एक रोड मैप बना लेना अपने से कि भाई हमको कैसे कैसे क्या करना है, प्लान अपना एक बना लेना, एग्जीक्यूट कैसे प्लान को करना है, सारी रणनीति बना लेना, वो होता है प्राक कल्पना का निर्माण करना, ठीक है। इसके बाद में सातवां जो चरण होता है वो होता है सूचनादाताओं का चयन कर लेना, कौन कौन जानकारी देगा, कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों से, इसका निर्धारण कर लेना, ठीक है। इसके अलावा 8वें नंबर पर आता है आपका सूचना स्रोतों का निर्धारण करना, कहाँ कहाँ से हमको सूचना मिलेगी, ठीक है, इसका भी पता लगा लेना। इसके अलावा अनुसंधान की पद्धति कौन सी होगी, किन अनुसंधान पद्धतियों का, किन मेथड का प्रयोग करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ का भी क्लियर कर लेना। इसके अलावा जो है
अध्ययन पद्धतियों और प्रविधियों का निर्माण कर लेना और उन पद्धतियों की पर पूर्व परीक्षण कर लेना कि ये पद्धतियाँ अगर इस मुद्दे पर हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या सही से वर्क करेंगी कि नहीं कर पाएंगी। इन चीज़ों को पहले से हमको क्लियर कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में 11वां चरण होता है अनुसंधान प्रक्रिया का, वो होता है दत्त संकलन। दत्त माने होता है जो हमको मिला हुआ है, संकलन माने जो हमको चीज़ें प्राप्त हुई हैं पहले से, जो डाटा हमारे पास है, उन्हीं को इकट्ठा कर लेना। जो हमको डाटा मिला हुआ है पहले से, उन डाटा को संकलित कर लेना, इकट्ठा कर लेना, ये हमारा 11वां कर्तव्य होता है। इसके बाद में 12वां जो चरण होता है अनुसंधान पद्धति का, या सॉरी अनुसंधान का, ठीक है, सामाजिक अनुसंधान का, वो होता है कौन-सा? वो होता है तथ्यों, यानी जो आपके पास फैक्ट हैं, उन फैक्ट का संगठन कर ले बना लेना, उनका संपादन कर लेना, उनको सांकेतिकरण के माध्यम से, मतलब कि इसे कोडिंग डिकोडिंग के माध्यम से उसको कोड कर लेना कि भई ये चीज़ ये है, मतलब एक सांकेतिक भाषा, उसके लिए सांकेतिकरण होता है। वर्गीकरण, उसको कैटेगराइज़ कर लेना, उसको बाँट लेना अलग-अलग भागों में, उसको सारणीबद्ध कर लेना, ठीक है? जितने भी डाटा हमारे पास है, उन डाटा को एकदम से अच्छे तरीके से सजा लेना ताकि हमको समझने में बाद में दिक्कत ना हो। उसके बाद में अगला चरण होता है, वो होता है दत्तों का विश्लेषण और निर्वचन कर लेना। दत्त माने जो आँकड़ा है, जो फैक्ट है, उन दत्तों का जो आँकड़ा है, जो दत्त है, प्रदत्त जो आँकड़ा है, उसका विश्लेषण एनालिसिस कर लें और उसका निर्वाचन कर लें, उन क्षेत्रों का, उन चीज़ों का चुनाव कर लें। इसके बाद में 14वां चरण होता है आपका तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण कर लें। सांख्यिकीय जो नियम कायदे हैं, उन पर रख करके तथ्यों के बारे में जाँच परख कर लें। इसके बाद में अगला होता है आपका 15वां चरण होता है अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण करें। प्रतिवेदन एक प्रकार से रिपोर्ट जो होता है उसको सौंपे, एक प्रकार से रिपोर्ट बना लें उसकी सभी पूरे की पूरी डिटेल्स हर एक चीज़ की, ठीक है? एक प्रतिवेदन, अनुसंधान का प्रतिवेदन तैयार कर लें, रिपोर्ट तैयार कर लें और इसके बाद में जो 16वां होता है और लास्ट होता है, सामान्यीकरण का सिद्धांत दे दें। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है? एक नियम अपने से, मतलब कि नियम बन जाएगा और उसके बाद नियम को सिद्धांत में बदलना और नियम के बाद में जब सिद्धांत बन जाए, सिद्धांत मतलब पहले नियम बनाएँगे, फिर नियम को एकदम से चेक करेंगे। मतलब कि सामान्यीकरण का मतलब सीधा-सीधा एक पहले नियम बन गया, सांचे के आधार पर हमारा पूरा तैयार हो गया। अब फिर उसको हम चेक करेंगे, ठीक है? उनको कई विधियों के द्वारा कि भई ये जो चीज़ें हमने करी हैं, क्या हमारे प्रश्नावली पर ये चीज़ें सही उतर रही हैं? यानी जो हमने सोचा था शोध करने के लिए, क्या वो चीज़ें हमको मिल पाई हैं? तो उस पर चेक कर लेना। तो जब वो चेक हो जाए और सिद्ध हो जाए हर एक मामले में, तो सिद्धांत हो जाएगा वो, ठीक है? तो सिद्धांत बन जाएगा। सिद्धांत के बाद में फिर नियम, जब सिद्धांत हो जाएगा कोई चीज़, तो नियम वो बन जाएगा ऑटोमेटिक और फिर नियमों का प्रतिपादन हो जाएगा। इस तरीके से सामाजिक अनुसंधान के इन चरणों के माध्यम से गुजरने के बाद में कोई सिद्धांत जो है समाज शास्त्र में कोई सिद्धांत बनता है, ठीक है? जो आजकल हम लोग सिद्धांत पढ़ते हैं, तमाम प्रकार के सिद्धांत, तो वो इन चरणों से होकर के गुजरता है और इन चरणों के से गुजरने के बाद में लास्ट में जाकर के फिर वो समान्वीकृत, मतलब कि सामान्यीकरण होता है, उसका सैद्धांतिकरण होता है, फिर नियमों का प्रतिपादन होता है। तो इस तरीके से ये सामाजिक अनुसंधान पद्धति के कई चरण थे जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न 7वां नंबर, सामाजिक सर्वेक्षण क्या है? सोशल सर्वे कहा जाता है अंग्रेजी में सामाजिक सर्वेक्षण सर्वेक्षण को। यानी सर्वे मतलब होता है समाज में उतर करके समाज के बारे में जानना, समाज के बारे में परखना, और ठीक है, सर्वे वही होता है। सामाजिक सर्वेक्षण वह प्रणाली है जो किसी सामाजिक जीवन या सामाजिक घटना का वैज्ञानिक पद्धति से निरीक्षण करता है। उसको देखता है, घटना को जानता है उसके बारे में। सामाजिक सर्वेक्षण को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम विद्वानों की परिभाषाओं का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि बोगाडर्स कहते हैं कि मोटे तौर पर कहा जाए तो एक सामाजिक सर्वेक्षण या एक सोशल सर्वे एक विशेष क्षेत्र में, कोई विशेष क्षेत्र है, उस विशेष क्षेत्र के लोगों के लोग कैसे वहाँ पर रहते हैं, यानी उनके रहन-सहन के बारे में, उनके कार्य करने के तरीकों के बारे में, ठीक है? और उनके सामाजिक पक्ष के बारे में संख्यात्मक और तथ्य संकलित करना मतलब किया जाता है सामाजिक सर्वेक्षण में। उन लोगों के बारे में, जैसे जो जनगणना होती है, जनगणना आप लोगों के समय में अगर हुई हो तो अगर ना जानते हो तो जान लीजिए। जनगणना जो होती है वो भी एक सामाजिक सर्वेक्षण होता है, ठीक है? कहते नहीं एक सर्वे के अकॉर्डिंग पता चला। सर्वे क्या होता है? किसी के रहन-सहन, कार्य करने की पद्धति, व्यवस्था और उसी उसी से रिलेटेड तमाम प्रकार की जानकारी इकट्ठा करना, वही होता है आपका सर्वे, सामाजिक सर्वेक्षण, ठीक है? वेल्स महोदय कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक प्रकार के तथ्यों का जानकारी हेतु किया गया एक अध्ययन है जिसका संबंध मुख्यतः श्रमिक वर्ग की गरीबी से एवं समुदाय की प्रकृति और समस्याओं से होता है, ठीक है? कुल मिलाकर के सामाजिक सर्वेक्षण रचनात्मक योजना के उद्देश्य से किया गया वैज्ञानिक अध्ययन होता है। मार्क्स एम्ब्रस कहते हैं कि सामाजिक सर्वेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय की बनावट एवं क्रियाओं के सामाजिक पक्ष के संबंध में संख्यात्मक, यानी कि न्यूमेरिकल वाले जो डाटा होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, संख्यात्मक तथ्य को हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है? कि कितने परसेंटेज में क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो जनगणना वगैरह होती है, ये सब सामाजिक सर्वेक्षण के ही अंग हैं। क्लियर?
8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे बहुलक क्या है। बहुलक, बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहते हैं। बहुलक की बात की है, कोई संरचना है, मैं आपको एक बार समझा दूं। जैसे मान लेते हैं 15, 21, 16, 21, 13, 21, 14, ठीक है। इस तरीके से श्रेणी दी गई, तो आपसे पूछेगा दी गई श्रृंखला में या दी गई श्रेणी में बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक क्या होगा इनमें से, देखें इसमें देखें 1, 2, 3, 3 बार क्या आया है, 3 बार आपका क्या आया है, 3 बार आ गया 21, यानी 21 जो है दी गई श्रेणी में क्या है, बहुलक है। समझ रहे हैं, 21 क्या है, बहुलक है। बहुल अंक, बहुल अंक या बहुलांक इसको कहते हैं, यानी कई सारे अंक एक ही श्रेणी में जब एक ही सेम जैसे देते हैं तो उसी को बहुलांक कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा है बहुलक श्रेणी का वह पद होता है जो अधिकतम बार आता है, कई बार आता है श्रेणी में। समझ रहे हैं ना, इसीलिए आप देखते हैं जब कोई दशमलव संख्या आती है, जैसे 14 दशमलव, अगर आपको 4 4 4 4 4 4 4 ऐसे लगातार इतने सारे अब काटते चले जाते तो नहीं 4 4 मिलता है, तो उसको क्या करते हैं, आप क्या लिख देंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में 14.44 मॉड, ऊपर ऐसे एक डंडी खींच देंगे, इसको मॉड कहते हैं, बार बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बार भी कह सकते हैं इसको, लेकिन ये बहुलक होता है। बहुलक का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये 4 कई बार आया है इस श्रेणी में, आगे ये 4 की श्रृंखला चलती जाएगी, तो इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे करके छोड़ देते हैं, वो मॉड होता है। वो मॉड इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें कई संख्याएं हैं। तो ऐसे ही जब किसी संख्या में कोई एक संख्या कई बार आती है तो वही जो श्रृंखला व संख्या होती है वो मॉड या बहुलक कही जाती है उस श्रेणी का, यानी कि बहुलक श्रेणी का वह पद है जो अधिकतम बार आता है, ठीक है। यह श्रेणी के बहुल मूल्य का सर्वश्रेष्ठ प्रारूपिक प्रतिनिधि होता है। यह एक ऐसा मूल्य होता है जो सचमुच फैशन कहा जा सकता है, ठीक है। क्रॉक्सटन और काउडन कहते हैं कि एक वितरण का बहुलक वह मूल्य है जिसके निकट की श्रेणी की इकाइयां अधिक से अधिक केंद्रित होती हैं, उसे मूल्यों की श्रेणी का सबसे अधिक प्रतिरूपी माना जा सकता है। ये बताया क्रॉक्सटन और काउडन ने। कैनी और कीपिंग कहते हैं कि बहुलक क्रमबद्ध मूल्यों में वह मूल्य है जिसमें सबसे अधिक आवृत्तियां हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि बहुलक एक श्रेणी का वह मूल्य होता है जो किसी अन्य मूल्य की अपेक्षा अधिक बार आता है, कई बार आता है। समझ में आ गया होगा आपको। आगे देखिए 9वां प्रश्न, माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये देखिए माध्यिका ज्ञात करनी, इसमें देखिए सबसे पहली बात ये, इसकी माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे आप। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सिंपल सा फंडा क्या होता है, ये श्रेणी आपको दी गई है, अब इसमें करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है। देखिए सबसे छोटी इनमें से कौन सी संख्या है, देखिए इनमें सबसे छोटी 10 है, तो हमने 10 लिख लिया। यानी आपको आरोही या अवरोही क्रम में आपको इसको सजा लेना है। सबसे पहली बात तो हम क्या करेंगे, हम इस आंकड़े को, इस मान को हम क्या करेंगे, पहली बात इनको हम आरोही तथा अवरोही दोनों क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको हम घटते से बढ़ते क्रम में लिख लेंगे। यानी सबसे छोटी संख्या 10 है, 10 को मैंने लिख लिया। 10 से छोटी कौन सी भैया, 10 से बड़ी कौन सी है, 10 से बड़ी 12 है, मैंने 12 को लिख लिया। 12 से बड़ी कौन सी संख्या इनमें से, 12 से बड़ी कौन सी भाई, 12 से बड़ी 14 है, तो हमने 14 लिख लिया। 14 से बड़ी कौन सी भाई, 14 से बड़ी आपकी कौन सी है, 16, 16 हमने लिख लिया, ठीक है। 16 हो गया आपका। 16 से बड़ी कौन सी संख्या है, 18 है, 18 हमने लिख लिया, ठीक है। 18 से बड़ी कौन सी इनमें से, 18 से बड़ी कौन सी है, 22 है, हमने सॉरी 18 से बड़ा 20 है, 20 को मैंने लिख लिया, ठीक है। 20 से बड़ी कौन सी है, 22 है, 22 मैंने लिख लिया। 22 से बड़ी यहाँ पर कौन सी है, 24 सॉरी 23 है, 23 को मैंने लिख लिया, ठीक है। समझ रहे हैं ना। इसके बाद में फिर 23 से बड़ी कौन सी, 24 है, 24 से बड़ी कौन सी है, 26 है, और 26 से बड़ी कौन सी है, 27 है, ठीक है। 27 लिख लिया। तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कितने अंक हैं यहाँ पर, सबसे पहले आपको गिन लेना है कितने अंक है भाई। देखिए चूंकि सूत्र होता है n+1/2 पद, ठीक है। अब कितनी संख्याएं हैं यहीं पर आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्या है, तो 11 यहाँ पर n की जगह पे 11 हो जाएगा, चूंकि n 11 है, ठीक है। तो 11 और +1 हो जाएगा, 11 1 कितना होगा 12, 12/2, 2वां पद, 2 का 2 2 छक्का 12, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 6, 6वां पद। यानी अब 6वां पद कहाँ से निकालेंगे, जो आपने ये पद निकाला है, ये अवरोही आरोही क्रम में आपने फिट किया है इसको, ठीक है। घटते से बढ़ते क्रम में आपने जो फिट किया है, यहीं में से आप छठवां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला पद 10 है, दूसरा पद 12 है, तीसरा 14 है, चौथा आपका 16 है, पांचवा 18 है, और आपका छठवां पद कौन सा है, छठवां पद आपका 20 है। इसलिए दी गई श्रेणी में जो 20 है आपका, ये क्या है, ये आपका ये किसका है, ये जो 20 है यही आपकी मध्यिका है, ध्यान रखिएगा, ओके।
तो इसमें 20 जो है वही माध्यिका है। इस श्रेणी को आप पहले क्या करेंगे, इसको आप घटते से बढ़ते क्रम में लिख लेंगे, ठीक है। छोटे से चाहे आप बढ़ते से मतलब घटते से बढ़ते क्रम में लिखेंगे, चाहे बढ़ते से घटते क्रम में लिखेंगे, सारी चीज़ें हो जाएँगी। यन का मतलब होता है कितनी संख्याएँ हैं पूरी श्रृंखला में, ठीक है। यन हो गया +1 एक उसमें जोड़ दें, 11 संख्या थी, कितनी थी? 11 थी, तो 11 में 1 जोड़ दिया, 12 हो गया, 12/2, ठीक है, यानी 6 आ गया। तो छठवें पद पर जो आएगा, जो आप सीरियल से लिख लेंगे, तो वही हो जाएगा। अब छठवें पद पर आगे से भी वही होगा, पीछे से भी होगा। जैसे कि अगर यहाँ पर मैं अगर गिनने का प्रयास करता हूँ, सबसे बड़ी संख्या अगर आप लिखते तो भी वही छठवां पद आता, यानी कि जो बीच की संख्या होगी, ठीक है, 20 जो निकला 20 का, इसके इधर भी उतनी संख्या होगी और उसके इधर भी इतनी संख्या होगी। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो आपका माध्यिका निकलती है उसमें हमेशा विषम श्रृंखला दी होगी, यानी कि इसमें आप देखेंगे 11 संख्याएं हैं, ऐसे 9 ही संख्या मिलेगी, ठीक है, 7 संख्याएं मिलेंगी, तभी आपका बीच की पद निकलेगा, नहीं तो कैसे निकलेगा? जैसे मान लेते हैं 1 2 3 4, 4 संख्याओं की आपको निकालना है, या 5 और 6। अब इसकी माध्यिका आपसे पूछेगा सीरियल से लिखी हुई, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ 1 2 3 4 5 6 है, 6 में 1 जोड़िए, 7 हुआ, 7/2 करेंगे, कटेगा ही नहीं, तो ये माध्यिका नहीं निकल पाएगी इसकी, ठीक है। कैसे नहीं निकल पाएगी? वैसे देखिए, 2 पद इधर कर लें, 2 पद इधर कर लें, ठीक है, फिर 1 इधर हो जाएगा, 3 इधर, 3 इधर हो जाएंगे, बीच में 1 भी नहीं बचेगा। तो इसलिए 7 पद अगर होंगे तो ठीक है, 7 पद कर दिया हमने, तो 3 आपका इधर हो गया, 3 आपका इधर हो गया, तो 4 जो हो गया क्या हो जाएगा? माध्यिका हो जाएगा ये तो वैसे दिख रहा है आपको। लेकिन जब बड़ी श्रृंखलाएँ दी होती है तो उसको पहले आपको सजाना होता है आरोही या अवरोही क्रम में, उसके बाद में फिर आप n+1 बटे जो है 2वां पद यानी n/1 और 2 से भाग दे देंगे, जो संख्या निकलेगी उसी पद पर देख लेंगे, जो संख्याएँ आएँगी वही आपका हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है भैया? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण क्या होता है? कैटेगराइजेशन मतलब वर्गीकरण का मतलब होता है बँटवारा करना, बाँटना, ठीक है? तो प्राप्त तथ्यों या जो डाटा होते हैं उनको उनकी समानता और विभिन्नता के हिसाब से उनको क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर देना, उनको एक कॉलम श्रेणी में बाँट देना, श्रेणियों में विभाजित कर देना। जैसे मान लेते हैं कि भाई कोई जो है फर्स्ट दर्जे में आया, तो फर्स्ट वाले में तो कई बच्चे आए, कितने लोग फर्स्ट आए? तो 15 लोग गए, तो उनको एक श्रेणी में इसको कॉलम में फिट कर दिया। सेकंड वाले कितने नंबर में आए? जैसे मान लेते हैं सेकंड में, उसको मैंने फिट कर दिया। थर्ड वाले बच्चे जितने आए उसको मैंने इस कॉलम में रख दिया। अब जो है मान लेते हैं इधर हमने सब सोशियोलॉजी में ये बच्चा फर्स्ट आया तो उसको ए में कर देंगे। सेकंड में भी मतलब सोशियोलॉजी में सेकंड में जो आया सी में, यानी कि थर्ड में जो मतलब मान सी व्यक्ति आया। ऐसे ही मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे का, तो इसमें ऐसे एक फिट जब कर लेंगे ये, तो ये क्या हो जाता है? यही वर्गीकरण होता है, बाँटना होता है। उसकी क्वालिटी और समानता और विभिन्नता के अकॉर्डिंग उसको हम डाटा को या फैक्ट को हम क्या करते हैं? कॉलमबद्ध और श्रेणीबद्ध कर लेते हैं। क्लियर? डॉक्टर चतुर्वेदी कहते हैं कि एकरूपता व समानताओं के आधार पर तथ्यों को समूह अथवा वर्गों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को ही पारिभाषिक दृष्टि से हम वर्गीकरण कहते हैं। कोनोर कहते हैं कि वर्गीकरण जो होता है वो जो डाटा होता है उसको उसकी समानता और निकटता के आधार पर क्या करते हैं? समूहों और वर्गों में हम क्रमबद्ध तरीके से व्यक्तिगत इकाइयों की भिन्नता के बीच पाए जाने वाले गुणों की एकात्मकता को प्रकट करने की एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के वर्गीकरण के द्वारा साड़ियन का मार्ग जो होता है वो सरल हो जाता है, प्रशस्त हो जाता है। वर्गीकरण ये होता है समानता और विभिन्नता के हिसाब से हर एक चीज़ के क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसको डाटा में मतलब उन डाटाओं को फिक्स करना, मतलब उनको जो है बाँटना, कैटेगराइज़ करना उनका, ठीक है? आगे देखिएगा। केवल 4 या 5 प्रश्न करने हैं खंडवा से। राम मनोहर लोहिया में तो 4 ही प्रश्न करने 150 शब्दों में, ठीक है? 2 घंटे का पेपर होता है। खंडवा की अगर बात की जाए तो देखिए ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएँगे। पहला प्रश्न बन सकता है सामाजिक शोध की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। सामाजिक शोध की प्रकृति क्या है? प्रकृति की बात की तो नेचर कहा जाता है सामाजिक शोध की प्रकृति को, मतलब प्रकृति मतलब होता है नेचर। तो सामाजिक शोध का मतलब क्या होता है? सोशल सर्वे या सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च की प्रकृति आपसे यानी सामाजिक अनुसंधान या सामाजिक शोध, बात एक ही है। तो सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक है, अर्थात सामाजिक अनुसंधान निश्चितता, कारणता और समानता के लक्षण वाले ज्ञान का उस सीमा तक व्यवस्थित ढांचा है अ, कि उसके लिए वैज्ञानिक शब्द उपयुक्त बैठता है। यानी कि सामाजिक शोध जो है या सामाजिक सोशल रिसर्च जो होता है ये वैज्ञानिक प्रकृति का है। इसका नेचर साइंटिफिक है, ठीक है? ये कला नहीं है, ये विज्ञान है। चूँकि इसका अध्ययन क्या होता है, इसके अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करके इसका अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होने के नाते अनुसंधान, प्रक्षेपण, अवलोकन, परीक्षण और तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण,
निष्क्रिय मतलब कि निष्कर्षीकरण, इन सभी की व्यवस्थित विधि को अपनाते हुए आगे बढ़ता है। कोई भी नियम कायदा बनता है तो उसका पहले जांच परख होकर के क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से हर चीज़ का अध्ययन किया जाता है। तो इसीलिए इसका नेचर जो है वो कैसा है, इसकी प्रकृति एकदम से वैज्ञानिक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक इसलिए चूंकि इसमें इसके लिए कई तथ्य मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहला तथ्य इसके लिए ये है कि सामाजिक अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, एक उद्देश्यपूर्ण बौद्धिक प्रक्रिया है। और जब कोई चीज़ या कोई विषय उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के अकॉर्डिंग काम करता है तो वैज्ञानिक होता है। दूसरी बात, विज्ञान की परिभाषा क्या है? क्या होती है विज्ञान की परिभाषा? विज्ञान की परिभाषा ये होती है कि जो है क्या बोलते हैं, सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की परिभाषा है। तो बिल्कुल उस परिभाषा पर एकदम सटीक बैठता है ये। दूसरी बात ये है कि यह सामाजिक संबंधों और घटनाओं की व्याख्या भी करता है। जब किसी चीज़ की घटनाओं की व्याख्या, संबंधों की व्याख्या करता है, तो जाहिर सी बात है कोई चीज़ जब व्याख्या करता है, एकदम डिटेल में जानकारी देता है, तो उसका मतलब वो वैज्ञानिक है, सत्य है। तीसरी बात, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक संबंधों के बारे में नए तथ्यों की खोज भी करता है, इसीलिए वैज्ञानिक है। चौथी बात ये है कि सामाजिक अनुसंधान जो है प्राचीन तथ्यों में सुधार करता है, इसीलिए वैज्ञानिक है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान कार्य कारण के संबंध जो है उसकी भी खोज करता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, सर चीज़ एकदम से डिटेल में बताता है। ठीक है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान प्रणाली का उपयोग करके अध्ययन करता है। इसके अलावा सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी विश्लेषण होता है। जब सांख्यिकी विश्लेषण होता है तो जाहिर सी बात है वो सब्जेक्ट आपका क्या होगा, वो सब्जेक्ट आपका विज्ञान होगा। ठीक है। आठवां पॉइंट ये है कि सामाजिक अनुसंधान में सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक समस्या का समाधान दोनों प्रकार का होता है। सैद्धांतिक समस्याओं का और व्यवहारिक समस्या सभी का समाधान होता है। और जिस भी विषय में ऐसा होता है वो विषय विज्ञान होता है, साइंस होता है। ठीक है। अगला पॉइंट ये है कि सामाजिक अनुसंधान प्राक कल्पनाओं का निर्माण करता है। प्राक कल्पना का मतलब क्या होता है, एक सांचा, मतलब उस सांचे के अकॉर्डिंग हमको चलना है। एक एक क्रमबद्ध तरीके से एक व्यवस्था, एक मतलब एक क्या होता है जिसको बोलते हैं सांचा, ऐसे समझो सरल भाषा में, सांचा जब बनाए लेबो तो आपका ईंटा बनाओ में बड़ा आसान हुई। वही सांचा माटी भर दियो, ईंटा बना तैयार। तो ऐसे सांचा पहले बना ली जाते, कोनो नियम बनावे से पहले। तो वही सांचा में वही नियम का रख के देखा जाता है कि भैया जोन हम सचवा बनाए रहा वो सचवा के अकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं, मतलब कि सब चीज़ फिट है कि नहीं फिट है। समझत हो ना? तो सांचा जब बन जाता है तो वही सांचा के अकॉर्डिंग आगे बढ़ा जाता है। एक रोड मैप तैयार कर लेंगे, एक नक्शा बना लेंगे, उसी नक्शे पर आगे बढ़ेंगे तो व्यवस्थित करेंगे। एक रणनीति, एक पूरा चीज़ फिट फिट कर लेना पहले से कि भैया हमें यही मुद्दब चले है, यही मुद्दब काम करे है। तो वह चीज़ यमन हुआ है सामाजिक शोध में, सामाजिक संरचना में, ठीक सॉरी सामाजिक जो है अनुसंधान में, इसीलिए ये वैज्ञानिक है। तो कुल मिलाकर के सामाजिक अनुसंधान में सत्य की खोज तथ्यों पर आधारित होती है, फैक्ट पर आधारित होती है, जिसे वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्राप्त किया जाता है, उन फैक्टों को। और इन्हीं के आधार पर सिद्धांतों और नियमों का निर्माण किया जाता है, जो तथ्यों और घटनाओं की का प्रक्रियाओं, प्रतिमानों, समानताओं और असमानताओं का विश्लेषण कर सकने में समर्थ होता है। तो कुल मिलाकर के सामाजिक शोध की प्रकृति वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का उल्लेख करें। केंद्रीय प्रवृत्ति से तात्पर्य क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब होता है सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति में तीन प्रकार की मापें होती केंद्रीय प्रवृत्ति की। एक होता है समांतर माध्य, एक होता है समान मतलब एक होती माध्यिका, और एक होती है बहुलक। ठीक है। केंद्रीय प्रवृत्ति की बात की तो इसका अर्थ उस मान से होता है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब कि वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो। दूसरे शब्दों में अगर कहें, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से प्रायः हमारा तात्पर्य औसत से होता है। औसत कई प्रकार की होती, जैसे कि मध्यमान, मध्यांक, बहुलक, या बहुलक को भूमिष्ठक या बहुलांक भी कहते हैं। गिलफोर्ड ने इन तीनों मापों के अतिरिक्त अन्य दो मापों के बारे में बताया है, जिसमें मध्यमान को एक तो समांतर माध्य होता है, ठीक है, एक गुणोत्तर माध्य होता है, और एक हरात्मक माध्य होता है। तो ये दो मान और बताए हैं, किसने? गिलफोर्ड ने। उनको भी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में सम्मिलित किया है। हालांकि मुख्य रूप से तीन होते हैं और वैसे पांच होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का अर्थ उस मान से है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। चल राशियों के इस प्रतिनिधित्वकारी मान, मूल्य या मात्रा को केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। सत्य ही मतलब साथ ही साथ जिन सांख्यिकी विधियों के द्वारा केंद्रीय मूल्यों की गणना की जाती है उन्हें ही केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहा जाता है। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के बारे में बताएं तो तीन प्रकार के होते हैं ये। समांतर माध्य या मध्यमान जिसको कहते हैं, दूसरा माध्यिका जिसको आप मध्यांक कहते हैं, तीसरा जो होता है सॉरी मध्यमान कहते हैं,
तीसरा होता है आपका बहुलक या भूमिष्ठक, जिसको आप बहुलांक कहते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो होती हैं वो इन्हीं तीनों पर आधारित होती हैं। वैसे गिलफोर्ड ने एक और बताया, जो एक गुणात्मक और एक हरात्मक। क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर के केंद्रीय प्रवृत्ति का बड़ा महत्व है सामाजिक अनुसंधान पद्धति में। चाहे समांतर माध्य की बात करें, चाहे जो है समांतर मतलब कि इसकी बात करें माध्यिका की, चाहे बहुलक की बात करें। पहला महत्व ये होता है, गैरट महोदय ने केंद्रीय प्रवृत्ति के कई महत्व बताए। पहला महत्व ये बताया कि केंद्रीय प्रवृत्ति समूह के प्राप्तांक का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी बात, केंद्रीय प्रवृत्ति संपूर्ण वर्ग के गुणों को एक छोटे से रूप में प्रदर्शित करने का काम करती है, ये बात भी ठीक है। तीसरी बात, दो या दो से अधिक समूहों के कार्यों और गुणों की तुलना करने में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों के द्वारा सरलता से आप उनकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है ना, तुलनात्मक अध्ययन में उपयोगी होता है केंद्रीय प्रवृत्ति। चौथी बात यह है कि गिलफोर्ड के अनुसार किसी समूह के गुणों और कार्यों को केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के द्वारा हम सरलता से समझ सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों से प्राप्तांकों के केवल अर्थ को, मतलब प्राप्तांकों के अर्थ को केवल कुछ अंकों या शब्दों के द्वारा ही स्पष्ट कर सकते हैं। बड़ा कम समय में आप इसका अध्ययन कर पाएंगे। इसके अलावा उच्च सांख्यिकीय विश्लेषण में भी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों का महत्व है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का प्रदत्त विश्लेषण में प्राथमिक योगदान रहता है। कुल मिलाकर के केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो हैं वो सामाजिक अनुसंधान में बहुत उपयोगी होती हैं, बहुत ही महत्व रखती हैं। हालांकि केंद्रीय प्रवृत्ति की कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की सबसे गंभीर सीमा ये है, या बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता, कभी-कभी उस पे रुकावट आती है उसके मार्ग में, कि भई व्यक्तिगत विशेषताओं पर प्रकाश नहीं डाल पाते। इन मापों के केवल सामूहिक गुणों के बारे में बता पाते हैं ये माप। कार्यों की सामूहिक कार्य, सामूहिक विशेषताओं को ही समझा पाते हैं, जबकि मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में या व्यक्तिगत विशेषताओं को नहीं बता पाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, केंद्रीय प्रवृत्ति की सीमा है कि जब सामूहिक गुणों, कार्यों और विशेषताओं में विषमता होती है, तब उस अवस्था में यह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप समूह का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा भिन्न-भिन्न प्रकार के सांख्यिकीय विश्लेषण में केंद्रीय प्रवृत्ति के अलग-अलग मापकों से भिन्न-भिन्न परिणाम ज्ञात होते हैं, तो जो कि एकदम से जो है उतना ज़्यादा उचित नहीं माना जाता है। तो ये अधिकतर मामलों में ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में ये जो है उतना ज़्यादा सरल नहीं हो पाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों के बारे में कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न है, उपकल्पना से आप क्या समझते हैं? सामाजिक अनुसंधान में इसके महत्व की विवेचना करें। उपकल्पना, उपकल्पना क्या होता है? उपकल्पना की अगर बात करें तो परिकल्पना अनुसंधान से संबंधित पूर्व चिंतन होता है उपकल्पना। परिकल्पना का आशय होता है कि ऐसे विचार या काम चलाऊ निष्कर्ष जिसका बाद में सत्यापन किया जाता है, मतलब कि एक सांचा बनाना। मैंने आपको बताया था कि भाई पहले हम एक बना लेते हैं, एक पूरा का पूरी व्यवस्थित कर लेते हैं, ठीक है, प्राक कल्पना निर्माण कर लेते हैं, उपकल्पना, प्राक कल्पना, और उसी पर काम करते हैं, और उसके बाद में उसका सत्यापन हम बाद में करते हैं, उसको चेक बाद में करते हैं। एक पहला रोड मैप बना लेते हैं। तो पूर्व अनुभव और ज्ञान के आधार पर समस्या के संबंध में हम पूर्व विचार की प्रतिस्थापना कर लेते हैं, जो तथ्यों के स्पष्टीकरण में मदद करता है, और यह पूर्व प्रतिस्थापित विचार अनुसंधान का मार्गदर्शन कराता है। ठीक है, और इसके आधार पर समस्या से संबंधित तथ्य या स्पष्ट एवं सूक्ष्म कल्पना शक्ति है, जो प्रारंभ में केवल परिणाम की ओर संकेत करती है, किंतु इसकी पुष्टि नहीं करती। ठीक है, कुल मिलाकर के उपकल्पना को ही प्राक कल्पना कहते हैं, जो पहले से हम किसी चीज़ के बारे में कर लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं तमाम प्रकार के मिशन करे जाते हैं, तो मिशन का पहले पहले पूरा का पूरा एक ब्यौरा, कैसे कैसे हमको क्या करना है, हम क्या करेंगे, पूरा समझाना होता है। तो कोई भी रिसर्च करने से पहले आपको एक रिसर्च की रणनीति, एक प्राक कल्पना या उपकल्पना बनाना होता है, तो वही होती है उपकल्पना या प्राक कल्पना। इसका महत्व क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। वैसे जॉर्ज लुंडबर्ग कहते हैं परिकल्पना या प्राक कल्पना के बारे में या उपकल्पना के बारे में विस्तार से बताते हुए, कि परिकल्पना एक काम चलाऊ निष्कर्ष होता है, जिसकी सत्यता की परीक्षा शेष होती है, मतलब कि उसकी जांच अभी नहीं की जाती है, लेकिन यह है कि काम चलाऊ निष्कर्ष होता है, जिससे समस्या के बारे में, जैसे कोविड से पहले कुछ चीज़ें बताई गई कि भाई आप इम्यूनिटी पावर आपका मजबूत हो, तो वो काम चलाऊ निष्कर्ष था। तो ऐसे ही ये भी होता है कि पहले एक नियम बना देंगे कि भाई ये चीज़ इस मुद्दे के लिए ठीक है, अब उसी पर काम करते हैं। अगर वो प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है, सही से काम कर जाता है, फिर उस पर जो है अच्छे तरीके से नियम बन जाते हैं, उसकी जांच हो जाती है। ठीक है, तो अपने प्राथमिक स्तरों पर कोई संकेत, अनुमान, काल्पनिक विचार या इरादा, अथवा जो कुछ भी बात या कार्य या सर्वेक्षण का आधार बनती है, वही परिकल्पना हो सकती है। गुडे और हार्ट कहते हैं कि निगमन का निरूपण चाहे कैसे भी हो, वह परिकल्पना की रचना करता है। यदि सत्यापित किया जाए तो यह सिद्धांत रचना का एक अंग बन जाता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो परिकल्पना दो या मतलब दो या दो से अधिक चल राशियों अथवा चरों के संबंध का एक कथन होता है। ठीक है,
प्राक्कल्पना के कई गुण होते हैं, जैसे कि इसका महत्व क्या है। पहला महत्व ये है कि प्राक्कल्पना समस्या का पर्याप्त उत्तर हो इसके पास, ठीक है, समस्या का प्राप्त उत्तर होना चाहिए। यानी कि एक अच्छी प्राक्कल्पना में एक समस्या के लिए एक उपयुक्त उत्तर का सुझाव देने का गुण होना चाहिए। यदि मतलब कि यह भी हो सकता है कि शोध की कई प्राकल्पनाएं हो जो समस्या के समाधान हेतु सुझाव देती हों, किंतु आवश्यक यह है कि प्रत्येक प्राकल्पना किसी विशेष दृष्टिकोण से समाधान प्रस्तुत करती हो, तो वो अच्छी मानी जाती है, ठीक है, जो एकदम से एग्जैक्ट हो। दूसरी बात, प्राक कल्पना समस्या का सरलतम उत्तर होना चाहिए और कठिन नहीं होना चाहिए, सरलतम उत्तर होना चाहिए ताकि जो है उस पर काम करने में आसानी हो सके। तो प्राक कल्पना की शब्दावली सरल, स्पष्ट और छोटी होनी चाहिए, जिससे भ्रमपूर्ण मतलब उसमें भ्रमपूर्ण भाषा का प्रयोग ना करना चाहिए किसी को। तो प्राक कल्पना का निर्माण जो है एकदम सरल तरीके से बनाना चाहिए ताकि सभी लोग उसको समझ पाएँ और फिर उसके बाद में उस पर उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाएँ। तीसरी बात, प्राक कल्पना प्रत्यात्मक दृष्टि से स्पष्ट हो, यानी कि यह एक अच्छी प्राकल्पना का तीसरा महत्वपूर्ण तत्व होता है कि एक अच्छी प्राकल्पना के सभी प्रत्ययों या प्रत्ययों का संक्रियात्मक परिभाषीकरण अति आवश्यक है। हर एक मुद्दे को, हर एक शब्दों के बारे में विधिवत तरीके से सभी के बारे में जानकारी हो कि ये है क्या वास्तव में। चौथी बात, प्राकल्पना प्रमाणित करने योग्य हो। पांचवी बात, प्राकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि प्राकल्पना में विशिष्टता का गुण होना चाहिए। जैसे कि यदि यह प्राकल्पना लें कि लड़के और लड़कियों की अभियोग्यता में भिन्नता है, उनके टैलेंट में भिन्नता है, तो इससे स्पष्ट करना आवश्यक है कि किस प्रकार की अभियोग्यता की बात हो रही है, साहित्यिक बात हो रही है, वैज्ञानिक स्तर पर बात हो रही है, यांत्रिक अंतर की बात हो रही है लड़के लड़की में। तो पहले वो पता कर लेना कि किस प्रकार के अंतर की हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है, प्राक कल्पना विशिष्ट होनी चाहिए, यानी कि उसके बारे में पता होना चाहिए कि किस चीज़ों के बारे में हम बात कर रहे हैं। छठा बात ये कि परीक्षण के लिए यंत्र प्राप्त हों उसके मतलब ताकि उस प्राकल्पना का टेस्ट सही से लिया जा सके। इसके अलावा प्राकल्पना किसी सिद्धांत से समर्थित होनी चाहिए। इसके अलावा आंकड़े प्राप्त होने चाहिए। शून्य प्राकल्पना सर्वोत्तम होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से इसके कई महत्व और विवेचना हो गए। प्राकल्पना के सामाजिक अनुसंधान में इसके कई महत्व हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी की उपयोगिता बताएं। बताएं सांख्यिकी की क्या उपयोगिता होती है, किसमें? सांख्यिकी की उपयोगिता बताएं किसमें भैया? सामाजिक अनुसंधान में। सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकी की बहुत उपयोगिता है। पहली उपयोगिता तो है भैया किसकी दृष्टि से? तथ्यों के सरलीकरण में सहायक होता है। ये किसी भी डाटा को सरल से सरल तरीके से समझने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है सांख्यिकी। सांख्यिकीय विधियां जटिल तथ्यों को आंकड़ों के सरलतम रूप में व्यक्त करके सामान्य लोगों के लिए एकदम से समझने के योग्य बनाती हैं। प्रोफेसर किंग कहते हैं कि बृहद सांख्यिकी तथ्यों को सरल बनाने में सांख्यिकीय विज्ञान उपयोगी होता है। कोई बड़ा विषय वस्तु है उसको समझने में हम सांख्यिकीय विधि से बहुत अच्छे तरीके से कम समय में सरल तरीके से समझ सकते हैं। दूसरी बात, उपयोगिता इसलिए चूंकि तथ्यों को तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। ये सारणियों को सरलतम रूप में प्रस्तुत करने करके उनके ग्राफीय निरूपण से तथ्यों की तुलना करने में सरल हो जाती है। मान लेते हैं ए व्यक्ति और बी व्यक्ति की तुलना करनी आपस में, तो एक कॉलम में हमने ए के संबंधित डाटा को लिखा है, बी से बी, तो यानी में सोशियोलॉजी में ए को 15 नंबर मिले और बी को 16 नंबर मिले, ठीक है। लेकिन वहीं पॉलिटिकल साइंस में इसको 17 नंबर मिले, इसको 15 नंबर मिले, ठीक है। तो आप इसको पता कर पाएंगे कि भाई सोशियोलॉजी में इसको 15 मिले, तो आप तुलना कर पाएंगे ए और बी का कि सोशियोलॉजी में इसको 15 मिला, इसको 16 मिला, नहीं कि एक ज़्यादा मिला किसको? बी को, लेकिन इसमें 2 ज़्यादा मिला ए को और इसमें ठीक है इसको 2 कम मिले बी को। तो इस तरीके से ये करने में भी आसानी हो पाती है, यानी कि तुलना करने में। इसके अलावा तीसरी बात, प्रशासनिक दृष्टि से सांख्यिकीय तथ्यों के अभाव में प्रशासन अपनी नीतियों और जो है कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं कर सकता है, क्योंकि योजना की रूपरेखा तय करने के लिए कर नीति का निर्धारण करना हुआ या उपलब्ध साधनों के आधार पर देश का विकास करने के लिए कोई बात करनी हुई या कई प्रकार के कानून को लागू करवाना हुआ, तो इन सभी में भी सांख्यिकी का उपयोग बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। यहाँ तक कि जनगणना वगैरह में भी सांख्यिकीय विधियों का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा चौथी बात, उपकल्पनाओं की जांच करने में भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सांख्यिकी जो होती है, सांख्यिकी एक सूत्रों के द्वारा ही उपकल्पनाओं की या जो प्राकल्पनाएं होती हैं उनकी जांच करी जाती है। इसके अलावा कुशल प्रबंध की दृष्टि से भी सांख्यिकी की उपयोगिता होती है। प्रत्येक संस्था में उत्तम और कुशल प्रबंध मैनेजमेंट जो है बनाए रखने के लिए नई नई नीतियां बनानी पड़ती हैं और उन नीतियों की सफलता की जांच करना सांख्यिकी आंकड़ों पर ही डिपेंड करता है। क्लियर? इसके अलावा व्यापार और उद्योगों
किस सफलता के दृष्टि से भी उपयोगी होता है, क्योंकि सफल व्यापार वह व्यापार होता है जिसका अनुमान यथार्थता के पर्याप्त निकट होता है और वास्तव में सांख्यिकी सफल व्यापार की कुंजी मानी जाती है। क्लियर। सातवीं बात यह है कि तथ्यों के संबंध को समझने में भी जो है उपयोगी होता है ये सांख्यिकी। ठीक है, सामाजिक अनुसंधान में किसी भी डाटा को समझने में बहुत उपयोगी होती है सांख्यिकी के द्वारा हम चीज़ों को बड़े आसानी समझ पाते हैं। इसके अलावा शिक्षा और मनोविज्ञान की दृष्टि से भी उपयोगी है, क्योंकि विद्यार्थियों की रुचि, बुद्धि, योग्यता, परीक्षा में सुधार यदि मामले मतलब कि ये सब मामलों को सांख्यिकीय नीतियों के द्वारा आप माप सकते हैं और सफल समाधान भी ढूंढ सकते हैं किसी मुद्दे पर कि किस में कमियां रह रही बच्चों में, बुद्धि का विकास कम है, रुचि का विकास कम है, योग्यता उसकी कितनी, सब कुछ नाप पाते हैं। इसके अलावा चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से भी उपयोगी है, समाज सुधार की दृष्टि से उपयोगी है, पूर्व अनुमान लगाना हुआ किसी चीज़ का, पहले से भविष्यवाणी करनी हुई, तो उसमें सांख्यिकी का उपयोग होता है। और अन्य क्षेत्रों में सफलता के दृष्टि, जैसे कि सरकारी और गैर सरकारी विभागों में संख्या की मतलब सांख्यिकी का उपयोग होता है। तो कई क्षेत्रों में आप देखेंगे सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षणों में, अनुसंधानों में विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी का उपयोग किया जाता है। क्लियर। ये सांख्यिकी की उपयोगिता है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखिए प्रश्न है पांचवा, प्रतिदर्श के गुण और दोष बताएं। प्रतिदर्श आप लोग समझ ही रहे हैं, नमूना। ठीक है, ये निदर्शन बोलते हैं प्रतिदर्श को या प्रतिचयन। तो प्रतिचयन मतलब प्रतिदर्श या निदर्शन जो है अनुसंधान अभिकल्प की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार स्थितियों में इकाइयों की एक विशेष समग्र में से एक निश्चित प्रतिनिधित्व संख्या में कुछ इकाइयों का चयन किया जाता है जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करती है। एक सांख्यिकीय निदर्शन संपूर्ण समूह अथवा योग जिसमें निदर्शन लिया जाता है एक लघु आकार चित्र होता है उसका। आपको मैंने इसको समझाया तो इसको समझाने की जरूरत है नहीं। ठीक है। इसका गुण क्या है, इसको पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए प्रतिदर्श का पहला गुण है कि इसमें समय की बचत होती है। आप पूरे चीज को नापेंगे, इससे बढ़िया है कि कुछ चीजों को इकट्ठा करके उसके बारे में, संपूर्ण चीजों के बारे में जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी बात, धन की बचत होती है। तीसरी बात, अधिक गहन अध्ययन की संभावना हो सकती है इसमें। चौथी बात, निष्कर्षों की परिशुद्धता होती है। पांचवी बात, प्रशासनिक सुविधा होती है। छठा गुण इसका क्या होता है, व्यापक क्षेत्र का सरलता से अध्ययन कर पाता है। बहुत ही बड़ी विषय वस्तु का बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम कीमत पर, बहुत ही सरल तरीके से अध्ययन किया जा सकता है प्रतिदर्श के द्वारा। तो ये सब इसके गुण हो गए। अगर दोषों की बात की जाए प्रतिदर्श के, तो प्रतिदर्श का पहला दोष ये है कि जो है अभिनति की संभावना इसमें रहती है। दूसरी बात, प्रतिदर्श निदर्शन चुनने में कठिनाई होती है कि समग्र में से किस चीज को चुने, किन लोगों को चुने जो कि समग्र का प्रतिनिधित्व करते हों, तो उसमें भी दिक्कत होती है। चौथी बात, तीसरी बात यह कि विशिष्ट विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है इसको चुनने में। इसके अलावा निदर्शन की इकाइयों की अस्थिरता भी एक दोष है इसकी। इसके अलावा निदर्शन के चयन की असंभावना बनी रहती। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती कि भाई आप समग्र में से चुनाव, जैसे दूध वाला तो मैंने बता दिया उसको आप चुन लेंगे, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पे आप चुनाव ही नहीं कर पाएंगे, छोटी चीज़ों को आप ले ही नहीं पाएंगे। ठीक है, उसका चुनाव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा कभी कभी जो है भ्रमात्मक निष्कर्ष भी निकलते हैं जो कि उपयुक्त नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा निदर्शन पालन की समस्या। ठीक है, तो तमाम प्रकार के दोष भी हैं इसके प्रतिदर्श के। एक तरफ इसके बड़े लाभ हैं तो इसकी तरफ, दूसरी तरफ हानियां हैं, इसके दोष भी हैं। अगला प्रश्न है पद्धति, मेथड जिसको बोलते हैं, और प्रविधि यानी टेक्निक। इन दोनों में क्या अंतर है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो इनमें पद्धति और यानी कि और प्रविधि दोनों में क्या अंतर होता है। पद्धति माने मेथड और प्रविधि का मतलब होता है क्या, टेक्निक। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में कई अंतर हैं। पहला अंतर यह है कि पद्धति में रास्ता खोजा जाता है और प्रविधि में हम साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो रास्ता किस में खोजते हैं, पद्धति का, और प्रविधि में हम साधनों का प्रयोग करते हैं और उन साधनों के प्रयोग से हम रास्ता खोजते हैं। दूसरी बात, पद्धति की प्रकृति अस्थायी होती है, जबकि आप देखेंगे मतलब पद्धति में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि आप देखेंगे प्रविधि में परिवर्तन आप कर सकते हैं। तीसरी बात, पद्धति अपने आप में स्वतंत्र होती है जबकि प्रविधि पद्धति पर आश्रित होती है। ठीक है, जो टेक्निक होती है वो पद्धति पर, मेथड पर आधारित होती है। चौथी बात, पद्धति जो होती है वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुंचने की एक व्यवस्थित विधि होती है, जबकि प्रविधि मात्र अध्ययन विषय से संबंधित सूचनाओं को इकट्ठा करने का एक तरीका होता है। सूचनाओं को इकट्ठा करने का तरीका है टेक्निक। ठीक है,
और जो आपकी जो विधियाँ होती हैं वो एक निष्कर्ष निकालने पर मतलब कि वो होती हैं, मतलब कि वो वैज्ञानिक निष्कर्षों तक पहुँचने में उपयोगी होती हैं। 5वां अंतर ये है कि पद्धतियाँ सिद्धांत तथा नियमों के निर्माण में से संबंधित होती हैं, जबकि प्रविधियाँ केवल प्रयोग से रिलेटेड होती हैं, ठीक है? इसके अलावा छठा अंतर ये है कि पद्धतियाँ जब बदलती हैं तो प्रविधि में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, जबकि प्रविधि के बदलने पर पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या यह आवश्यक नहीं है कि प्रविधि जब बदले तो पद्धतियाँ भी बदल जाएँ। पद्धतियाँ बड़ी होती हैं, व्यापक होती हैं और प्रविधियाँ उतनी व्यापक नहीं होती हैं। प्रविधियाँ जो होती हैं पद्धतियों का अंग होती हैं। इसके अलावा पद्धति का संबंध अनुसंधान कार्य की संपूर्ण प्ररचना से होता है, जबकि प्रविधि का क्षेत्र सीमित होता है। इसका संबंध अनुसंधान विषय से संबंधित तथ्यों को एकत्र करने वाले तरीके से होता है। समझ में आई चीजें? तो ये होता है अंतर। कुल मिलाकर के जो पद्धतियाँ होती हैं, पद्धतियों की अपेक्षा प्रविधियाँ अनेक होती पर, प, अने- पद्धतियाँ अने- प्रविधियाँ कई होती हैं, पद्धतियाँ सीमित होती हैं। पद्धतियों में अनेक स्तरों से गुजरना पड़ता है, किंतु प्रविधि में स्तरों की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। कुल मिलाकर के जो प्रविधि होती है वो एक अंग होती है किसकी? पद्धति की। क्लियर? तो ये अंतर हो गए कई सारे जो मैंने आपको बताए। आगे देखेंगे 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तुलनात्मक पद्धति का महत्व बताइए। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तुलनात्मक पद्धति का क्या महत्व है? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तुलनात्मक पद्धति के बारे में अगर बताऊँ, तो तुलनात्मक पद्धति आप समझते हैं कि 2 व्यक्तियों के बीच में या 2 समूहों के बीच में, 2 चीज़ों के बीच में तुलना करना, वही तुलनात्मक पद्धति होती है, ठीक है? कंपैरेटिव मेथड बोलते हैं। क्लियर? तो एक प्रकार से विधि है तुलनात्मक। तो तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग 19वीं शताब्दी में आरंभ होता है और उसके बाद भी सामाजिक घटनाओं के तुलनात्मक और वैज्ञानिक अध्ययन हेतु इसका प्रयोग विद्वानों के द्वारा काफ़ी किया गया है, बहुत बार किया गया है। और इस पद्धति की उपयोगिता महत्व जो है कई कई मुद्दों को लेकर के है। जैसे कि पहला टॉपिक ये है, पहला मुद्दा ये है कि प्राक्कल्पना के परीक्षण में जो है तुलनात्मक पद्धति बड़ी उपयोगी होती है, चूँकि सामाजिक अनुसंधान में प्राक्कल्पनाओं का निर्माण और उसका परीक्षण एक प्रमुख चरण होता है। और अध्ययन के द्वारा यदि प्राक्कल्पनाएँ सिद्ध हो जाती हैं, ठीक है, तो सिद्धांत का रूप वही ग्रहण कर लेती हैं। तुलनात्मक पद्धति का एक प्रमुख कार्य विभिन्न प्राक्कल्पनाओं का परीक्षण कर उनकी सत्यता की खोज करना, परख करना होता है। रेडक्लिफ ब्राउन तुलनात्मक पद्धति को प्राक कल्पना के परीक्षण में सर्वाधिक उपयोगी विधि मानते हैं कि अगर प्राक कल्पना को जांचना है, परखना है, तो आप तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है? दूसरी बात, इसका महत्व इसलिए है चूंकि कार्य कारण संबंधों को जानने के लिए भी इसका महत्व है। सामाजिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञानों की भांति किसी भी घटना की कार्य कारण के आधार पर व्याख्या करना कठिन कार्य होता है। समाज विज्ञानों में कार्य कारण के संबंधों को ज्ञात करने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, किंतु भौतिक विज्ञानों की भांति प्रत्यक्ष प्रयोग तो समाज विज्ञानों में भी मतलब कि कठिन होता है। कुल मिलाकर के कार्य कारण से मतलब कि क्यों हुआ, कार्य क्यों हुआ और कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, इसकी खोज करने में भी तुलनात्मक पद्धति उपयोगी होती है। इसके अलावा सांख्यिकीय विश्लेषण करने में सहायक होती है, ठीक है? जैसे आप देखेंगे सामाजिक घटनाओं को संख्या में प्रकट करने की प्रवृत्ति लगातार वर्तमान में बढ़ती जा रही है और उसका विश्लेषण करने में, तुलना करने के लिए सांख्यिकीय नियमों, सूत्रों, चिन्हों, आवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो कुल मिलाकर के इन सभी घटनाओं की तुलना करने के लिए प्रतिशत अनुपात, इन सभी का सहारा लिया जाता है। तो प्रतिशत अनुपात ये भी तुलनात्मक पद्धति की भाग है। इसके अलावा निष्कर्ष परीक्षण में भी सहायक होता है। कोई निष्कर्ष निकला, उसको भी टेस्ट करने के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? इसके अलावा परिवर्तन की दिशा में मतलब कि दिशा जानने में भी सहायक होता है। तुलनात्मक पद्धति का प्रारंभ ऐतिहासिक और विकासीय पद्धति के साथ ही हुआ, क्योंकि परिवर्तनवादी समाज, संस्कृति और संस्थाओं के परिवर्तन की दिशा को जानना चाहता था। और आप देखेंगे आदिम समाज, संस्कृति और संस्थाओं की तुलना आधुनिक समाज, संस्कृति और संस्थाओं से करी जाती है, तो तुलनात्मक विधि के द्वारा होता है। इसके अलावा जो है व्यापक रूप से प्रयुक्त पद्धति होती है ये, क्योंकि तुलनात्मक पद्धति एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग विद्वानों द्वारा सामाजिक अनुसंधान के कई क्षेत्रों में किया जाता रहा है, शुरुआत से ही। सामाजिक मानवशास्त्र में किया गया, समाजशास्त्र में, सामाजिक आर्थिक विज्ञान में किया गया, कई क्षेत्रों में किया गया है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, शोध के कॉपीराइट उल्लंघन पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। तो कभी कभी क्या होता है, आपने कोई शोध किया है, उसी शोध को लोग चुरा लेते हैं, ठीक है? कॉपीराइट हो जाता है, तो वही कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट का मालिकाना हक रखने वाले व्यक्ति के पास उस कंटेंट के इस्तेमाल का खास अधिकार होता है। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी हैं। किसी व्यक्ति का बनाया हुआ कोई मौलिक कंटेंट अगर किसी स्टोरेज या डिवाइस या हार्डवेयर में सेव हो, तो उस व्यक्ति को अपने आप ही उस कंटेंट का कॉपीराइट मिल जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ है।
कई तरह के कंटेंट कॉपीराइट के तहत सुरक्षित किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ऑडियो विजुअल कंटेंट हो गए, जैसे कि टीवी शो हो गए, फ़िल्में हो गई, ऑनलाइन वीडियो हो गए। इसके अलावा साउंड रिकॉर्डिंग, म्यूज़िकल कंपोज़िशन ये सब भी आपके कॉपीराइट की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ कंटेंट हो गया जैसे कि व्याख्यान, लेख, किताबें, म्यूज़िकल कंपोज़िशन, ठीक है? विजुअल कंटेंट कोई हो गया जैसे कि पेंटिंग, पोस्टर, विज्ञापन, इन सभी का भी कॉपीराइट नहीं कर सकते आप। जिसने बनाया है उसी का मौलिक अधिकार है उस पर। वीडियो गेम, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का भी कॉपीराइट, ऐसे कई प्रकार के ड्रामा से जुड़ा कंटेंट हो गया जैसे नाटक, संगीत से सजी जो फ़िल्में होती हैं, शो होते हैं, उसके भी कॉपीराइट होते हैं। तो कॉपीराइट का अधिकार रखने वाले व्यक्ति या इकाइयों के पास यह भी तय करने का अधिकार होता है कि उसके उनके कंटेंट का आमतौर पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। नीचे मैं आपको बताऊँ कि कॉपीराइट जो होता है जैसे आप मैं वीडियो डाल रहा हूँ, अब मेरी वीडियो कोई उठा करके डाउनलोड करके और अपने चैनल पर डाल दे, दूसरे अपने चैनल पर, तो क्या हो जाएगा? तो मैं चाहूँगा तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, उसका चैनल डिलीट हो सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति अभी एक व्यक्ति है हमारे नाम से चैनल बना करके रखा, तो मैं अभी चाहूँ 2 मिनट में डिलीट हो जाएगा उसका चैनल, ठीक है? तो मैंने सोचा आप समझ जाएगा लेकिन जो है वो तुरंत डिलीट हो जाएगा उस मतलब कि तुरंत। तो ऐसा नहीं आप छोटी-छोटी वीडियो काट करके डाल सकते हैं। जैसे अब मैं लंबी वीडियो बना रहा हूँ तो आप छोटी वीडियो काट कर डाल देंगे तो उसपे कॉपीराइट मैं नहीं देता हूँ या नहीं भी आएगा। लेकिन क्या होता है जब आप पूरी वीडियो डाउनलोड करके आप डाल दीजिएगा तो उस पर कॉपीराइट तुरंत जो है अगर मैं नहीं मानता तो कुछ दिन बाद यूट्यूब ही आपका चैनल पूरा का पूरा उड़ा देगा। समझ रहे हैं चीज़ों को ना? तो इसलिए जो दूसरे की वीडियो कभी नहीं डालना चाहिए। अपना खुद का कंटेंट बनाइए और खुद के कंटेंट पर एक प्रकार से फ़ोकस रहेंगे। क्योंकि आप अगर किसी दूसरे कंटेंट डाल करके सब्सक्राइब भी इकट्ठा कर लेंगे तो भी आपका जो है चैनल मोनेटाइज़ नहीं होगा। जैसे हमारा एक छोटा भाई है आदर्श, तो उसने यूट्यूब चैनल बनाया। अब उसने उसपे जो है बागेश्वर बाबा को आप जानते होंगे, तो बागेश्वर बाबा जी की वीडियो उसमें डाली उसने। अब क्या हुआ उसका रीयूज़ कंटेंट आ गया, शॉर्ट वीडियो बनाता था, तो उसके 1 डेढ़ लाख सब्सक्राइबर हो गए, 1 लाख मतलब 2 लाख के आस-पास पहुँचने वाले हैं। तो उसका कॉपीराइट मतलब वो हो गया रीयूज़ कंटेंट आ गया कि दोबारा से वही चीज़ें आपने प्रयोग की है। तो यूट्यूब मोनेटाइज़ करता ही नहीं वो चैनल। तो उसपे आपको कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी पैसा आपको उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ऐसे ये होता है कि भाई मालिकाना हक उसकी के पास होता है, तो अब तो सारी चीज़ें सजग हो गई हैं। तो कॉपीराइट का अधिकार रखने वाले व्यक्ति या इकाई ने आपके कंटेंट का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी हो, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन मामलों में लिखित तौर पर अनुमति लेना अच्छा रहता है। जैसे लाइसेंस हासिल कर लें कि मैं आपका जैसे आजकल आप देख रहे हैं जैसे कि तमाम प्रकार के ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो जो मूवी वगैरह जो बनाते हैं लोग बहुत मेहनत करके, तो उनकी मूवी आप देखते हैं कि लोग एमएक्स प्लेयर पर जो मूवी होती हैं, कुछ मूवी यूट्यूब पर अपलोड होती हैं ऑफ़िशियल चैनल पर, ठीक है? तो वो चीज़ें उनसे आधिकारिक तौर पर लाइसेंस ले लेते हैं उन कंपनियों से कि भई आपकी मूवी है, मैं इसको डाल रहा हूँ। तो कहते हैं ठीक है डालो भई, मैं उसपे जो है वो नहीं करूँगा, ठीक है? तो डाल देते हैं। तो ये सब कॉपीराइट होता है। कॉपीराइट वाले कंटेंट के इस्तेमाल के कुछ मामलों को फ़ेयर यूज़ माना जाता है। इसके अलावा कंटेंट के इस्तेमाल के कुछ मामले ऐसे हो सकते हैं जिन पर कॉपीराइट कानून नहीं लागू होता है, जिन्हें इस कानून में अपवाद माना गया है जैसे कि फ़ेयर डीलिंग हो गई। अगर आपको किसी और के बनाए गए कंटेंट का इस्तेमाल करना है, लेकिन आपको नहीं पता कि यह काम अनुमति के बिना किया जा सकता है या किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, तो किसी वकील से आप सलाह ले सकते हैं इस मामले में। ठीक है? तो कॉपीराइट उल्लंघन की संक्षिप्त व्याख्या इस तरीके से आप बता सकते हैं। तो ये कई सारे प्रश्न आपके हो गए, ओके। अब देखिए केवल 2 प्रश्न आपको करने होते हैं खंड सा से। खंड सा में आपको बता दूँ 4 क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे, केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं खंड सा से। 450 या 500 शब्दों में आपको करना है, राम मनोहर लोहिया में 450 शब्द में ही लिखना है, बाकी विश्वविद्यालय में आपको 500 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात को। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? इंटरव्यू बोलते हैं साक्षात्कार को, ठीक है? साक्षात्कार के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है? साक्षात्कार ये होता है, क्लियर? समझ में आई चीज़ें? साक्षात्कार की परिभाषा आपको देनी है। एक सफल साक्षात्कार की आवश्यक दशाओं का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है तो आप अपनी सीरीज में पढ़ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न है निम्न सारणी से माध्य यानी कि मीन और माध्यिका दोनों की गणना आपको करनी है। यहाँ से आपको माध्य भी निकालना है और माध्यिका भी निकालनी है। वर्गांतर आपका दिया गया है। इसमें आप देखेंगे इसमें से आपको कैसे निकालना है, मीन और मीडियन दोनों निकालना पड़ेगा। इसके निकालने की जो ट्रिक है वो आप लंबा ट्रिक उसको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि वर्गांतर आपको दिया गया है, ठीक है? वर्गांतर से आपको आवृत्ति जो निकालनी आवृत्ति भी आपको दी गई है। अब वर्गांतर आवृत्तियों को ये देखें, आवृत्तियों को किसके क्या बोलते हैं? आवृत्तियों को एफ बोलते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं ना?
और आपका जो आपका ये होता है वर्गांतर, उसको क्या बोलते हैं, सियाई बोलते हैं, ठीक है। अब इससे क्या निकालना होता है, हमको मध्य मूल निकालना है, यक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। यक्स कैसे निकलता है, यक्स आपका निकलेगा अंतर से। जैसे मान लेते हैं वर्गांतर में क्या दिया हुआ है, 5 और मतलब 10 और 0 के बीच में कितने कितने का अंतर है, तो 5 का अंतर, तो यक्स 5 निकलेगा। इसमें कितने का अंतर, तो इसमें 10 का अंतर, 10 निकलेगा। इसमें कितने का अंतर है, इसमें कितने का अंतर है भैया, मतलब इसके बीच की संख्या देखिए, 0 और 10 के बीच कितना अंतर, 5। 10 और 20 के बीच में कौन सा नंबर है आपका, उसमें कौन सा नंबर है, 15, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे 20 और 30 के बीच में कौन सा वो है, तो आपका 25 पड़ेगा, ठीक है। ऐसे 30 और 40 के बीच में कौन सा है, 35 से 35 हो जाएगा। 40-50 के बीच में क्या हो गया, 45 हो गया। 50 इसके बीच में क्या हो गया, 55 हो गया। 60 और 70 के बीच में क्या हो जाएगा आपका, 65 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको निकालना है यक्स, यक्स आपका निकल जाएगा। फिर कल्पित माध्य आपको निकालना पड़ेगा, डी एक्स निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा आपको, डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी एक्स जानते कैसे निकलेगा आपका, जैसे सबसे पहली बात तो आप जो बीच की संख्या आपको वहां से सीधे सीधे आपको करना है क्या, जैसे मान लेते हैं जितने का अंतर होगा सीधे सीधे आप, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने, अगर मैं यहाँ पर 35 के स्थान पर 35 के सामने यहाँ पर 0 लिखूँ, जीरो से आप जितना प्लस में जाएंगे, प्लस यहाँ पर आपका 10 होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे माइनस से सीधे शुरू करेंगे, सबसे जो बड़ी संख्या आपका -30, ठीक है। -30 फिर माइनस आप क्या आएंगे, -20 फिर -10 आ जाएंगे, ठीक है। फिर 0 फिर +10 +20 और +30 ऐसे आप जाएंगे आगे, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आप निकालेंगे तो ये कल्पित माध्य आपका निकलता है। कल्पित माध्य से विचलन हो गया dx, dx आपका 5 होता है, तो आप ठीक है आप निकालेंगे, dx बराबर आपका 5 है, तो इस तरीके से आपका 5 वो निकलेगा। फिर ऐसे आप dx गुणे dx निकालेंगे, dx गुणे x निकालेंगे तो आपका फिर वो निकल आएगा। कुल मिलाकर के मध्यमूल और गुणे आवृत्ति निकालेंगे तो पूरा एक लंबा सा सूत्र होता है, उसको यहाँ पर हल करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा निकालना होता है। इसको मैं मतलब कि ये आप उसमें देख लीजिएगा। हालांकि इसमें दो ही प्रश्न करने तो करना चाहें तो करना कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं इसको हल करवाऊंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा, आपके समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, आंकड़ों के चयन से आप क्या समझते हैं या क्या आशा है, प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों से संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न आप बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली और अनुसूची में उत्तर मतलब कि अनुसूची में अंतर बताइए। प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है, प्रश्नावली है क्या। तो आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाकी अगर ये प्रश्न आपको नहीं करना है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। कुछ प्रश्न आपके सरल आएंगे, ठीक है। ये वर्गांतर में आपको क्या होता है, जब वर्गांतर यानी सियाई और एफ दिया होता है तो यक्स आपको निकालना होता है। इसके अलावा आपको डीएक्स निकालना होता है, डीएक्स गुणे एक्स यानी कि आपको पूरा निकाल करके फिर आप उसमें सूत्र रखते हैं माध्य का, एक्स बराबर सिग्मा एफ डी एक्स बटे एन, तो आपका निकलता है उत्तर। क्लियर, तो वो बड़ा लंबा हो जाता है। उसको अगर इसको मैं बोर्ड पर समझाऊंगा तो आपकी समझ में शायद आ जाए, यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर लिखने में प्रॉब्लम होती, तो इसको आप इसको हटा ही दें, मतलब कि इसको आप एक बार देख लीजिएगा अपनी श्रृंखला में, ठीक है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसको बताने में बड़ा लंबा समय लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से प्यार बनाए रखेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए। ओके, बेस्ट आप लोग सभी को, पेपर देने जाइए, आसानी से आपका पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपके अगर दो प्रश्न जो है या एक प्रश्न आएगा यहाँ पर, तो उसको अगर सवाल चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। और अगर सरल विधि से लग रहा है सीधा सीधा, अगर एक लाइन में आपको श्रृंखला दी गई है, एक लाइन में केवल दिया गया है, कोई श्रृंखला दी गई, माध्य पूछा गया है, तो माध्य आप डायरेक्ट सिग्मा जो है यक्स बटे यन से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे वो नहीं, मतलब कि सभी को जोड़ दो और जितनी संख्या उससे भाग दे तो निकल आएगा। और माध्यिका निकालनी है तो यन +1 बटे 2वां पद से निकल आएगा, अगर श्रृंखला सीधी दी गई, सरल दी गई तो ऐसे निकाल लेंगे आप। तो लघु उत्तरीय में आपका काम चल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय में आपको 2 ही प्रश्न करने, तो 2 ही कोई लिखने वाला कर दीजिएगा, सरल आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पेपर ये हो जाएगा। चलिए फिर धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे ही जुड़ने के लिए हमारे साथ। बाकी पॉलिटिकल साइंस वाला भी मैं चर्चा कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।